Hi everyone, a warm welcome on YouTube channel of Learnify IQ. I am Meghna Kanojia and we are covering the Science and Tech series in which we are currently studying the topic Blood Circulatory System. एक information है आप सबके लिए that you will be able to download the PDF of lectures from the link in the description box. जैसे ही हम टॉपिक के लास्ट लेक्चर को खत्म करेंगे, आप उस लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली थी. ब्लड पढ़ लिया था, ब्लड का कंपोजिशन देख लिया था, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल आर्टरीज थे, वेन्स थे एंड कैपिलरीज थी. उसमें जो आर्टरीज और वेन्स है उनका पोजिशन कहाँ पर है, वो कौन से टाइप ऑफ ब्लड को कैरी करती है. मीन्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमने देखे थे, उसके एक्सेप्शंस देखे थे और ये सारी चीजें आपको याद रखने की बहुत जरूरत है. अगर आप हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो कहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है और हार्ट जो है वो क्या पंप कर रहा है, क्या पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, तो इसके लिए आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन सा टाइप ऑफ ब्लड को कैरी कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम हार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. अब हार्ट क्या है? इट इज अ मेन ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. मेन ऑर्गन है किसका? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का. दैट पंप्स आउट ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स. ये क्या कर रहा है? ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप आउट कर रहा है. ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? टू मूव ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी. ये हार्ट का मेन फंक्शन है. अब इन साइंस हार्ट इज नोन एज कार्डिया एंड स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी. स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजी होती है. अगर हम वेट के बारे में देखें तो वेट जो है हार्ट का, मेल में अप्रॉक्स कितना होता है? मेल में अप्रॉक्स होता है 300 ग्राम्स का और फीमेल में कितना है? 250 ग्राम्स का. अब ये डिफर क्यों कर रहा है? तो वेट जो होता है हार्ट का वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे एज है. ठीक है, एज के बाद सेक्स हो गया, मेल फीमेल पे हो सकता है, हेल्थ पर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, हाइट पे डिपेंडेंट होता है. तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है वेट ऑफ हार्ट. इसलिए मेल्स पर ये ज्यादा है 300 ग्राम और फीमेल्स पर आप क्या देख रहे हैं? 250 ग्राम से. ठीक है, वेट डिफरेंट है. अगर हम हार्ट रेट की बात कर लेते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में हार्ट रेट क्या होता है कि आपका जो हार्ट है वो कितनी बीट्स हो रही है पर मिनट. तो बीट्स पर मिनट होता है हार्ट रेट. ठीक, अगर आप मेल की बात करेंगे तो मेल में जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है? 70 से 72 बीट्स पर मिनट होती है. ठीक है, वहीं अगर आप फीमेल्स में देखेंगे तो फीमेल्स में जो हार्ट रेट है वो 78 से 82 बीट्स पर मिनट हो सकता है. ठीक है, नॉर्मल है कि एक एडल्ट वुमेन की अगर हम बात कर रहे हैं, एडल्ट वुमेन की बात कर रहे हैं तो उसमें 60 से 100 बीट्स हो सकती हैं पर मिनट. ठीक है, अब ये इतनी ज्यादा बीट्स क्यों हो रही हैं? हम तो इस रेंज में पढ़ रहे थे. तो ये सारी डिपेंड कर सकता है, जैसे प्रेगनेंसी की कंडीशंस पर. ठीक है, मेनोपॉज की कंडीशन पर हार्ट बीट्स जो है डिफर कर सकती हैं विमेन्स पर. तो प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज कैन लीड टू द चेंजेस इन हार्ट फंक्शन, इसलिए हार्ट बीट्स क्या होती हैं? डिफर कर सकती हैं. अब पोजिशन क्या है, हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हार्ट में हमने देखा था जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, हमने लंग्स की पोजिशन पता है कि लंग्स इस तरीके से सिचुएटेड है. ठीक है, अब ये जो चेस्ट वाला लेफ्ट चेस्ट होगा लंग्स के पास, लेफ्ट लंग के पास, यहाँ पे ये हो गया हार्ट. इस पोजीशन को क्या कहा जाता है? इस पोजीशन को कहा जाता है मीडिया स्टेनम. तो पोजीशन क्या है? लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट एंड दैट पोजीशन इज नोन एज मीडिया स्टेनम. ठीक है, अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं. अब हार्ट का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो आपके क्या है? वेन्स है. हमने देखा था जो आपके वेन्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीनिश ब्लू कलर के होते हैं. तो वेन्स हो गया वेना कावा. और जो आर्टरीज हैं आपकी, ये जो आयोटा दिखेगा, ये आर्टरीज क्या होती हैं? रेड कलर की होती हैं और डीप डाउन प्रेजेंट होती है, इसलिए वो आपको अपर बॉडी में विजिबल नहीं होती है. वेन्स जो है आपको अपर बॉडी में विजिबल होंगी. ठीक है, तो अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं. हमें हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है और थोड़ा सा उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखना है. तो अगर आप हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये. ठीक है, लंग्स हो गए, ये आपके लंग्स हैं और लंग्स के मीडिया स्टेनम वाले पोजीशन में हार्ट प्रेजेंट है. ये हो गया हार्ट. इसमें ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है दैट आर योर वीन्स. ये वीन्स हो गई. एंड ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है? आर्टरीज है. ठीक है, आर्टरीज है. अगर आप इस पोजीशन में देखोगे तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ब्लड का फ्लो, इसमें ये आरबीसीज दिखाई दे रहे होंगे. तो ये हो गया आपके आरबीसीज और ये जो येलोइश पार्ट है हमने पढ़ा था कि वो प्लाज्मा था. ठीक है, ब्लड प्लाज्मा था. ये सारी पोजीशन है यहाँ पर इस तरीके से. अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर हार्ट है तो हार्ट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखेगा. ठीक है, अभी हम हार्ट के जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ बेसिक टाइप में ले लेते हैं. ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसा कुछ हार्ट दिख रहा है.
अभी हम उसका कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। वी आर लुकिंग इनटू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नली हार्ट कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे ये पोजीशन कुछ प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये सारे पार्ट जो होते हैं इसको हम ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी देखेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आप देखिए यहाँ पे एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, एस ए नोड बोलते हैं, ठीक है, NODE, SA नोड। और इसका फुल फॉर्म क्या है, सेमी सेमी आर्ट्रियल नोड। सेमी आर्ट्रियल नोड हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी एक नोड प्रेजेंट है, और इस नोड को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं AV नोड, ठीक है। उस साइड पे क्या था, SA नोड था, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, AV नोड प्रेजेंट है। इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है AV नोड। जो SA नोड है ना, वो उसको साइनस नोड भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइनस नोड, SINUS, साइनस नोड भी कहा जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो AV नोड है वो किससे बना हुआ है, क्लस्टर ऑफ सेल्स से बना हुआ है। सेल का एक क्लस्टर है, इट इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ हार्ट के सेंटर पे सिचुएटेड है, बिटवीन द आर्टरीज, बिटवीन द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स, ये वाला पार्ट होता है वेंट्रिकल्स, तो इस वेंट्रिकल्स के बीच में ही ये सिचुएटेड है। तो ये हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया है, ठीक है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इस तरीके से बनाई है ये, ठीक है, ये मैनुअली बनाया है। अब जब आप एग्जाम्स में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अपियरिंग इन स्टेट PSC एग्जाम्स, लाइक यू आर अपियरिंग फॉर मेंस, तो वहां पर अगर आपको हार्ट ड्रॉ करना है, तो ये तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इससे आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, ठीक है। कहीं पर भी आपको ड्रॉ करने की जरूरत हो तो इस स्ट्रक्चर से ड्रॉ करके आप समझ सकते हैं। अब इसके पोजिशंस देख लेते हैं। जैसे आपको सबसे पहले देखना है कि जो ह्यूमन हार्ट है इसमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट है, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है। तो फर्स्टली आप देखेंगे कि इस साइड पर जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑरिकल्स। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑरिकल्स होते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ऑरिकल्स प्रेजेंट है, और लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। तो इस साइड पर क्या आ जाएगा, आपका लेफ्ट ऑरिकल हो गया, और इस साइड वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑरिकल हो जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल्स पे जाते हैं तो एक इस साइड पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और इस साइड वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। फिर ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टेम बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेप्टेम बोलेंगे, ठीक है। फिर हम जाते हैं हमारी आर्टरीज पर। जब हमने पढ़ा है कि रेड कलर की जो होती है वो क्या होती है, आर्टरीज पर होती है। तो ये रेड कलर का जो बना हुआ है वो आपको क्या दिख रहा है, आर्टरी, और मेन आर्टरी पढ़ा है। अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है दैट इज अयोटा। लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है, अयोटा। तो ये जो है आपकी अयोटा ही आर्टरी है, मेन आर्टरी लिखा हुआ है, तब ये जो आर्टरी है उसका क्या नाम है, अयोटा है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो एक्सेप्शन होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन होता है आर्टरी का, और वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी भी हो सकता है और राइट पल्मोनरी आर्टरी भी हो सकता है। ये वाला पार्ट लेफ्ट हो गया, और यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपका राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गया। फिर जब हम आते हैं वेन्स पर, तो वेन्स पे आपने देखा था कि वेन्स जो होती हैं, वेन्स जो होते हैं उसमें जो मेन वीन होता है, लार्जेस्ट वीन होता है, उसे बोलते हैं वेने कावा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है सुपीरियर वेने कावा ऊपर के साइड, और नीचे क्या प्रेजेंट है, इंफीरियर वेने कावा प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं हम जो एक्सेप्शन देखा था वीन्स का, वो था पल्मोनरी वीन्स। तो यहाँ पे आपका ये पल्मोनरी वीन प्रेजेंट है, और ये राइट पल्मोनरी वीन हो गया जो ऊपर के साइड है, और ये पूरा लेफ्ट साइड से आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी वीन बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वेल्व्स पे। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है दिख रहा है साइड पर, लेफ्ट साइड पर, वो है बाइकस्पिड वेल्व, क्योंकि 2 कस्पिड्स बने, बाइकस्पिड है। और यहाँ पे जब आप राइट साइड पर आएंगे तो राइट साइड पे क्या दिख रहा है, ट्राइकस्पिड दिख रहा है, 1 2, और ये थर्ड वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व बोलेंगे। ये जो आपके पल्मोनरी आर्टरी और मेन आर्टरी है, इसके वेल्व्स को क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वेल्व बोलते हैं। अभी ये हो गया कि आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। अपर पार्ट इज कॉल्ड ऑरिकल एंड लोअर पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल। फिर हमने लेफ्ट ऑरिकल देखा, राइट ऑरिकल देखा, हमने लेफ्ट वेंट्रिकल देखा, राइट वेंट्रिकल देखा, और उसके बाद जितने भी पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स भी हमने देख लिया, ठीक है। तो इसके बाद अभी हमें जो देखना है वो है इसकी वर्किंग, ठीक है। वो क्या है, अब देखते हैं कि ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है
हार्ट कैसे पंप कर रहा है ब्लड को। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम इसको लंग से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे लंग्स के बारे में पढ़ा था। अब लंग से कनेक्ट करके इसको पढ़ेंगे सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि किस तरीके से ऑक्सीजन आई थी, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ था और डीऑक्सीजनेटेड हुआ था। तो यहाँ पर आपके लंग्स देख लेते हैं, और लंग्स पे इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, मीडिया स्टेनम वाली पोजीशन पे हार्ट प्रेजेंट है। ओके, देन हम कुछ बेसिक टर्म्स लिख भी लेते हैं। ठीक है, बेसिक टर्म लिख लेते हैं ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो कि इसको किस तरीके से समझना है। तो जैसे था हमारे पास दिया हुआ है कि आर्टरीज होते हैं। तो आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 प्लस ब्लड मींस दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां कैरी काम करती है, ये हार्ट से कहां पर लेकर जाएंगी, हार्ट से लेकर जाती है होल बॉडी पर। तो हार्ट से होल बॉडी पर कैरी आउट करती है। फिर इसका एक एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इट इज कैरिंग योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां कैरी कर रहे हैं, ये हार्ट से लंग्स पे लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम हार्ट से ये कहां पे जा रहे हैं, लंग्स तक लेकर जा रहे हैं। इसके साथ हम देखते हैं जो वेन्स है, तो वेन्स है वो क्या कैरी करती हैं, दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो CO2 ब्लड क्या है आपका, CO2 प्लस ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये कहां से कहां ले जाती है, ये लेकर जा रही है होल बॉडी। होल बॉडी से कहां पर लेकर आ रही थी, हमने पढ़ा था हार्ट पे लेकर आते हैं। होल बॉडी से कहां पर लेकर आते हैं, हार्ट पे लेकर आते हैं। इसका एक एक्सेप्शन, ये जो नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन था पल्मोनरी वीन, और पल्मोनरी वीन क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां से कहां पर कैरी करेगा, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट तक ले जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जैसे आर्टरीज है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे फ्रॉम हार्ट टू द होल बॉडी। Exception is pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from heart to lungs. Then coming to veins, veins carries deoxygenated blood whole body to heart. And exception is pulmonary veins, which carries oxygenated blood from lungs to heart. Okay. Now हम देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग है, कि कहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है। ठीक है, कहाँ से कौन सा ब्लड आ रहा है ये देख लेते हैं। तो ये लंग्स है। अब लंग्स के पास हमने देखा कि जो लंग्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी वीन प्रेजेंट है। तो ये जो पल्मोनरी वीन है, पल्मोनरी वीन आप देख रहे हैं क्या कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो यहाँ से वो क्या लेकर आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन प्लस ब्लड को यहाँ पे राइट पल्मोनरी वीन के थ्रू आपके हार्ट पे एंटर करता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये बाइकस्पिड वेल्व ओपन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से कहां पर ट्रांसमिट हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके वेंट्रिकल्स पे। तो लेफ्ट ऑरिकल से ये कहां पर आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पर एंटर करता है थ्रू बाइकस्पिड वेल्व। यहाँ पे ये चीज हो गई। अब यही जो ब्लड यहाँ पर आया है वो इस मेन आर्टरी अयोटा के थ्रू, ये मेन आर्टरी थी अयोटा, इस मेन आर्टरी अयोटा के थ्रू कहां पर जाएगा, अब ये पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, इसका काम ही था, पल्मोनरी वीन का क्या वर्क है कि O2 प्लस ब्लड को ये लंग्स से लेकर आ रहा है, और वापस ये कहां पर जा रहा है, हार्ट पे जा रहा है, और हार्ट से कहां पर जाएगा, होल बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। तो हार्ट से कहां पर जाता है, होल बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है। बॉडी पे जाने के बाद आपने देखा था ये सेल्स के पास जाता है, फिर सेल्स से किस तरीके से H2O, CO2 और इन सब का फॉर्मेशन होता है, और एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहां से ये वाली वर्किंग क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऑरिकल्स, तो हम राइट ऑरिकल पे चलते हैं। ठीक है, राइट ऑरिकल पे क्या चीज होगी कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट है वेना कावा। इस साइड पर हमने देखा था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेना कावा प्रेजेंट है, और इस चीज को ये बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। इस वाले जो वेना कावा है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। हमने लास्ट स्ट्रक्चर पे लेबल किया था, ये वाला पार्ट है सुपीरियर वेना कावा, और यहाँ पे है इंफीरियर वेना कावा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वेना कावा जो होता है वो क्या कैरी करता है, वेना कावा जो है वीन से। ठीक है, अब वीन्स आपकी क्या कैरी कर रही हैं, CO2 प्लस ब्लड, मतलब क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से क्या आएगा आपका, CO2 प्लस ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आएगा, जो इंफीरियर का वेना कावा है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेकर आएगा, और ये भी क्या ही लेकर आएगा, CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रहा है।
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, मीन CO2 ब्लड है। अब ये ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू कहाँ पर एंटर करता है, ये इस राइट वाले वेंट्रिकल में एंटर करता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, CO2 प्लस ब्लड आ गया, CO2 प्लस ब्लड आ गया। अब यही CO2 प्लस ब्लड कहाँ पर जाएगा, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट था और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी था, ठीक है, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी था। तो ये दोनों जो हैं इस ब्लड को कैरी करके लेकर जाते हैं, मतलब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पर क्या निकल रहा है, CO2 प्लस ब्लड निकल रहा है। तो ये CO2 प्लस ब्लड जो है वो यहाँ से जाएगा सीधे यहाँ लंग्स में, ठीक है। इस लंग्स में यहाँ से हमने देखा था कि CO2 प्लस ब्लड जाता है। जब हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई था, तो यहाँ पे लो था, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा था। जब हमने CO2 की बात की थी तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो था और इस साइड पर ब्लड स्ट्रीम पर हाई था, तो CO2 प्लस ब्लड यहाँ से यहाँ लंग्स पे ट्रांसफर हो रहा था। वही प्रोसेस हुआ है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस हुआ है कि हमने क्या पढ़ा कि जब हम पल्मोनरी वीन के बारे में पढ़ रहे थे तो पल्मोनरी वीन का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, लंग्स से हार्ट पर लेकर जाना, हार्ट से ये मेन आर्टरी आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी पर जाता है और उसके बाद बॉडी के सेल्स के पास जाएगा जहां पर वो H2O CO2 और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। लेकिन जब हम वीन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वीन्स का काम क्या है, वीन्स का काम होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेने कावा जो है मेन वीन, आपकी जो लार्जेस्ट वीन होती है उसको वेने कावा बोलते हैं। तो वेने कावा की फंक्शन ही क्या है यहाँ पर कि वो CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, हार्ट पे लेकर जा रही है और ये एंटर करते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू आपके वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल पे। फिर ये जो आर्टरीज थी, पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हार्ट से कहाँ ले जाने का काम कर रही है, ये हार्ट से ये लंग्स तक ले जाने का काम कर रही है। तो इट इज टेकिंग योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू द लंग्स तक लेकर गया। और जो आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी में आप देखोगे ये वाला आर्टरी आ जाता है जो O2 प्लस ब्लड को कैरी कर रही है और ये हार्ट से होल बॉडी पर लेकर जा रही है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि किस तरीके से ब्लड कैसे कनेक्टेड है लंग्स से और वो कौन सी आर्टरीज या कौन से वीन्स के थ्रू आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें एक ही पेज पर ड्रॉ कर रही हैं। आपने लंग्स बनाया, लंग्स की क्या फंक्शनिंग थी, फिर आपने लिख लिया उसके एक्सेप्शन सामने कि आर्टरीज और वेन्स में क्या फंक्शनिंग है, उनके एक्सेप्शंस की क्या फंक्शनिंग है, क्या चीज कौन सा ब्लड उसके सामने। अगर इंटरकनेक्टेडली पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक पे। ओके, तो अभी जो हमने हार्ट की वर्किंग देखी, मीन्स ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा था हार्ट में, कहाँ से कहाँ पर ब्लड आ रहा था, किसके थ्रू आ रहा था। अब हम उसी चीज को एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं, तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू सो दैट हाउ इट्स वर्किंग। ओके, पाथ ऑफ ब्लड फ्लो है, सबसे पहले देख लेते हैं, यहां से शुरू करना है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से हमने लंग्स में क्या गेन किया था, ऑक्सीजन गेन किया था, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल किया था, एयर इनहेल किया, ऑक्सीजन जा रहा है और इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा था, ठीक है, ट्राकिया में एंटर कर रहा, ब्रोंकिया में एंटर कर रहा, फिर फाइनली लंग्स में जाते हैं। तो लंग्स पे जाने के बाद ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी वीन, अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है ब्लड के साथ, तो इट विल बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर एंटर कर रहा था, पल्मोनरी वीन पर एंटर कर रहा था, ठीक है, पल्मोनरी वीन पर लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट पर जा रहा है, पल्मोनरी वीन के थ्रू कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट पे जा रहा है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट मीन्स लेफ्ट ऑरिकल पे एंटर करेगा सबसे पहले ये, तो ये लेफ्ट ऑरिकल पे एंटर करेगा। फिर ये बाइकस्पिड वेल्व होता है लेफ्ट साइड पर, तो उस बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है। तो उसके बाद कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेन आर्टरी आयोटा जो थी आपकी, इस तरीके से आर्टरी बनी हुई थी उसमें, आर्टरी आयोटा के थ्रू ये कहां पर एंटर करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज और सेल्स पे जाता है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स पे जाता है, वेयर वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स। तो उस बॉडी टिश्यूज और सेल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में हमने पढ़ा था कि कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, वो प्रोडक्ट्स क्या थे, आपके पास वाटर फॉर्म हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा था और एनर्जी फॉर्म हो रही थी। तो अभी उसमें से हमें क्या रिक्वायरमेंट है, CO2 का रिक्वायरमेंट है। यही CO2 ब्लड के साथ कंबाइन होगा जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में, और ब्लड के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करेगा आप कहाँ पर, जो बॉडी टिश्यूज और बाकी साइड से आ रहा था वो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट पे एंटर करेगा। राइट पार्ट ऑफ द हार्ट मतलब राइट ऑरिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑरिकल्स पे अगर आपको हार्ट का डायग्राम याद हो हम देख ही लेते हैं। ऑरिकल्स पे जो राइट पार्ट था, ऑरिकल्स पे सुपीरियर वेना कावा आप देखेंगे, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा हो गया और इसके थ्रू यहाँ पर हो गया इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा से क्या एंटर हो रहा था आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और इन्फीरियर से क्या एंटर हो रहा था आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यही चीज यहाँ पर भी बोली है कि राइट ऑरिकल पे आएगा, राइट ऑरिकल के बाद कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल पे जाएगा, और किसके थ्रू जा रहा है, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल पे एंटर कर रहा है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल एंटर इनटू योर लंग्स, और लंग्स में हमने देखा था डिफ्यूजन के प्रोसेस में लंग्स के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इज लो, तो वहां से जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो लंग्स से कहां पर एंटर करेगा आपके वापस एक्सेलेशन के थ्रू, आप एक्सेलेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा कि एटमॉस्फेयर पे आपने ऑक्सीजन इनहेल की, इट विल एंटर इनटू योर लंग्स, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके लेफ्ट ऑरिकल्स पे जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल के बाद वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे थ्रू बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। उसके बाद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है मेन आर्टरी अयोटा पर, और अयोटा के बाद वो बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स पे जाता है वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड विच प्रोडक्ट्स फॉर्म आर H2O, CO2 एंड एनर्जी, एंड विच फ्रॉम विच वी हैव टू टेक CO2, और CO2 कंबाइन होता है ब्लड के साथ वेयर इट फॉर्म्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद ये जाता है राइट पार्ट ऑफ द हार्ट पर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व, और उसके बाद फाइनली एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी पर, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पे जाता है, और लंग्स के बाद वापस से एटमॉस्फेयर में जाकर, मतलब उस प्रोसेस में आप एक्सेल कर रहे हो CO2, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाथ ऑफ ब्लड फ्लो। इसके बाद हमें समझना है वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट देख लेते हैं। तो वर्किंग ऑफ हार्ट के पहले हमने एक स्ट्रक्चर देखा था हार्ट का, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था हार्ट का, और ये रफ डायग्राम है। तो इस तरीके से हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर था। अब हार्ट के बाहर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसके पहले जो फर्स्ट लेयर होगी ये वाली फर्स्ट लेयर होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 3 लेयर्स प्रेजेंट, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड लेयर हो गया, और ये हो गई आपकी थर्ड लेयर हो गई। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस जो इंटरनल वाली सबसे अंदर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज एंडोकार्डियम, इट इज नोन एज एंडोकार्डियम। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लेयर आती है मीन्स ये वाली लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं, इट इज नोन एज मायोकार्डियम। और जो आपका ये वाला लेयर है इट इज नोन एज एपिकार्डियम, इट इज नोन एज एपिकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम होता है ना, इस प्लेस में बहुत ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। और एपिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर, इसके बाहर जो सबसे मेन वाली लेयर होती है जो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में मार्क भी किया था, ये होता है आपका पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो ये मायोकार्डियम वाला ये वाला लेयर है ना, मायोकार्डियम वाला, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है SA नोड, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, SA नोड। अगर मायोकार्डियम में ज्यादा एनर्जी तो इस SA नोड के पास भी क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगी। ये वही चीज अभी हमें देखना है SA नोड कि आपको ये 3 लेयर्स याद रहनी चाहिए। और वर्किंग ऑफ हार्ट में हमें समझने के लिए यही 3 लेयर्स का रिक्वायरमेंट, मतलब सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट मायोकार्डियम है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, SA नोड से ही शुरू होता है। इसलिए हेंस SA नोड इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्यों ऐसे नोड से शुरू हो रहा है, एक तो ऐसे नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ऐसे नोड को जो एड्रेनालीन है ये एक हार्मोन होता है, और ये एक हार्मोन है विच इज सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड एक ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, उसमें एड्रेनालीन करके एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। ये एड्रेनालीन जो है उसका काम फंक्शन क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है प्लस रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज कर रहा है। जब ये हार्मोन आता है ना यहाँ पर, तो ये यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और यही ऐसे नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहाँ पे एक सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है इस तरीके से, जो पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने का काम करते हैं कि किस तरीके से जो एंटर हो रहा है ब्लड, तो ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व ओपन होंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो यहाँ पे जा रहे हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं, ऐसे नोड के थ्रू ही जा रहे हैं। ऐसे नोड इज नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब इस फॉर्म में होते हैं, जब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं
तो नीचे की तरफ इसको क्या कहा जाता है, इस तरीके से इसको कहा जाता है बंडल ऑफ हिस, यूएन बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। और जब यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर इस फॉर्म में जा रहे हैं, यहाँ पर इस फॉर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, परकेंजी फाइबर, परकेंजी फाइबर कहा जाता है। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस हो गया, परकेंजी फाइबर हो गया। नोड्स के थ्रू आते हैं और इन नोड्स के थ्रू एंटर करते हैं यहाँ पर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। अब पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर एक डिवाइस, तो अभी डिवाइस पे नहीं जाते, पेसमेकर किस लिए यूज होती है, इट इज यूज टू कंट्रोल और इंक्रीज द हार्ट बीट। ये कंट्रोल करता है और हार्ट बीट को इंक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है मींस इट स्टिमुलेट्स द हार्ट एज नीडेड टू कीप इट बीटिंग रेगुलरली। अगर हार्ट को रेगुलरली बीट करना है, तो जो रेगुलर बीट बन रही है वो किससे बन रही है, एसए नोड से ही फॉर्म हो रही है। रेगुलर बीट जो आपका हार्ट कर पा रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, एसए नोड की वजह से कर रहा है। तो एसए नोड जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कॉसेस द अपर हार्ट चैम्बर्स मींस ऑरिकल्स। ठीक है, अपर हार्ट चैम्बर्स क्या होते हैं, आपके ऑरिकल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सिग्नल देन पासेस टू द एवी नोड। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका सेंटर में एवी नोड प्रेजेंट होता है। तो इस एवी नोड मतलब यहाँ पे बना हुआ अभी ऑरिकल्स यहाँ पर, तो एवी नोड्स के थ्रू ये कहाँ पर जाएगा, लोअर हार्ट चैम्बर पे जाता है, मींस वेंट्रिकल पे जा रहा है। ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पे हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जाता है। और इसके बाद उनको कॉज करता है देम टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे नोड जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कॉजेस द अपर हार्ट चैम्बर्स टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर देन सिग्नल्स देन पासेस टू द एवी नोड टू द लोअर हार्ट चैम्बर्स मींस वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल्स के बाद उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर यही पेस मेकर वर्क करना स्टॉप कर दे, ये जो वाला पेस मेकर है आपका ऐसे नोड, ये काम करना स्टॉप कर दे, तो उसकी जगह पर हम कौन सा, इफ पेस मेकर स्टॉप्स वर्किंग देन इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल पेस मेकर क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक पेस मेकर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक पेस मेकर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पेस मेकर है और इसको आर्टिफिशियल कार्डियक पेस मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, इफ पेस मेकर स्टॉप्स वर्किंग तब हम उसके प्लेस में यू यूज करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक वाला पेस मेकर होता है। ये एक स्मॉल बैटरी पावर डिवाइस है, जो आपका ये वाला है ना, वो एक बैटरी पावर्ड डिवाइस है, छोटा होता है काफी और बैटरी पावर्ड होता है डिवाइस, पावर्ड, बैटरी पावर्ड डिवाइस होता है दैट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम बीटिंग टू स्लोली। अगर आपका हार्ट बीट बहुत स्लो हो गया तो उसको स्लो नहीं होने देता है। ठीक है, ताकि आपका हार्ट बीट प्रॉपरली रहे, और हार्ट बीट्स को प्रॉपर रखने के लिए आप इस डिवाइस का यूज करते हो। इसको रखने के लिए, इसको वहां पे प्लेस करने के लिए एक सर्जरी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, सर्जरी करवाई और सर्जरी करवा के पेस मेकर वहां पर रख प्लेस कर दिया जाता है। द डिवाइस इज प्लेस्ड अंडर द स्किन नियर द कॉलर बोन। ठीक है, ये जो डिवाइस है वो कहाँ पर रखा जाता है, जो कॉलर बोन होते हैं आपके शोल्डर्स के पास, नेक के नीचे, वो हो गया आपका कॉलर बोन। ठीक है, गर्ल्स में, बॉयज में इसको कॉलर बोन कहा जाता है, और गर्ल्स में इसी बोन को क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन कहा जाता है। तो इसके पास ही पेसमेकर प्लेस किया जाता है स्किन के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आपने देखा होगा असुर करके एक वेब सीरीज थी, उसमें पेसमेकर को हैक किया जाता है, तो उसमें आपने उस पोजीशन देखा होगा उस पेसमेकर का। ठीक है, तो पेसमेकर को हम और क्या बोलते हैं, कार्डियक पेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल कार्डियक पेसमेकर इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक पेसिंग डिवाइस। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें देखना है, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ हार्ट में पेसमेकर का यूज। इसके बाद आते हैं हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड को किससे मेजर किया जाता है, इट इज हर्ड और मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और इस साउंड से आप चाहे तो हार्ट का साउंड भी सुन लेते हैं, लंग्स का भी सुना जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, स्टेथोस्कोप का यूज किया जा रहा है, इस तरीके से दिखता है। ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। The sound reflects the turbulence created when the heart waves snap up short. अब जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है उसको सुनने के लिए, अब कौन से हार्ट साउंड सुने जाते हैं, तो जो टाइप्स हो सकते हैं हार्ट साउंड के, एक नॉर्मल हार्ट साउंड होता है, अगर एक पर्सन बहुत ही फिट है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट साउंड कब होगा, जब आपका हार्ट बहुत हेल्दी है, तो जो साउंड सुनाई देगा उस टाइम पर जो साउंड होगा वो नॉर्मल हार्ट साउंड। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर हार्ट साउंड जनरेट्स फ्रॉम नॉन हेल्दी हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड। तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड में कैसा आता है, मुरमुर करके आवाज आती है। तो व्हेन हार्ट साउंड जनरेट्स फ्रॉम नॉन हेल्दी हार्ट, तो मुरमुर आएगा। और नॉर्मल हार्ट साउंड होता है, अब जो नॉर्मल हार्ट साउंड होता है इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स के हार्ट साउंड होते हैं इसमें, HS1 और HS2। HS1 कब होता है, ड्यूरिंग द शटडाउन ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व। तो आपके ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व थी, देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये वाला पार्ट। ठीक,
ये हो गया आपका ट्राइकस्पिड वेल्व और ये हो गया बाइकस्पिड वेल्व। तब ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज HS1 ड्यूरिंग द शटडाउन ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व। कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लब का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लब का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको बोलते हैं HS1। फिर जब शटडाउन होता है आपका सेमी लूनर वेल्व का, तो जो सेमी लूनर वेल्व था वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो गया आपके, ये जो दोनों पार्ट थे इसको क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वेल्व्स बोलते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट जब शटडाउन होंगे, दोनों पार्ट जब शटडाउन होंगे, डब का साउंड होगा, ठीक है, लब डब करके साउंड प्रोड्यूस होता है। तो HS1 है और HS2 है। HS1 का प्रोड्यूस हो रहा है, शटडाउन हो रहा है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व का, और जो HS2 है ड्यूरिंग द शटडाउन ऑफ सेमी लूनर वेल्व, तब डब का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको साथ में क्या कहेंगे, लब डब का साउंड प्रोड्यूस। तो HS3 और HS4 है, उसको गैलप रिथम बोला जाता है, ठीक है। इसको हमें इसलिए पढ़ना होता है बिकॉज दीज आर हाई पिच्ड साउंड। ये क्या है, हाई पिच्ड साउंड है, ये हो गया। और जो HS3 और HS4 होते हैं उसको हम जनरली नहीं पढ़ते हैं बिकॉज दीज आर लो पिच्ड साउंड। तो मेन तो आपके ये दोनों ही है, ये हो गया आपका लो पिच्ड साउंड हो गया, ठीक। फिर ये दोनों चीज हो गई। फिर एबनॉर्मल हमने देखी लिया कि एबनॉर्मल हार्ट बीट या हार्ट साउंड क्या होता है। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, उस चीज को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, उस प्रेशर को ही आपको क्या बोलोगे, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो डिवाइस यूज होता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर आपने देखा होगा कि इस तरीके का डिवाइस होता है। आजकल तो हम डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। ये वाले डिवाइसेस आपको कम डॉक्टर्स के यहाँ देखने मिलते हैं वाले डिवाइसेस, बट नॉर्मली डिजिटल डिवाइसेस जो घर पर भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसका यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज mmHg, ठीक है। mmHg मीन्स मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो पहले डिवाइस मतलब ये जो करने के लिए इस तरीके की एक बॉक्स होती है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाला चीज रखी हुई होती थी और यहाँ पे थर्मोमीटर लगा हुआ था होता था। तो थर्मोमीटर में जिस तरीके से मर्क्यूरी का राइज होता था, उससे बीपी की रीडिंग्स आ जाती थी कि आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअली में क्या है, ठीक। तो इसमें आपको इस मैनोमीटर जो था पहले डिजिटल नहीं था, तो इस तरीके से आपको मर्क्यूरी राइज होते हुए दिखता था। बट अभी देखते हैं कि किस तरीके से, यूनिट हमने देख ली, यूनिट क्या है, mm/Hg है। अब दो वेल्व्स होते हैं आपके अंदर, दो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। एक मेजर करता है सिस्टोलिक प्रेशर को और दूसरा मेजर करता है डायस्टोलिक प्रेशर को। अगर आपने डिजिटल वाला डिवाइस अपने घर पे कहीं पर भी यूज किया होगा, तो उसमें वो बोलती है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टोलिक प्रेशर इज दिस एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज दिस। तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेजरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल है या नहीं, ठीक है, चीजें देखी होंगी। तो मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट टू द मेन आर्टरी आयोटा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन फेस होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन फेस के टाइम पर जो मेन आर्टरी आयोटा है विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो उधर से जो भी ब्लड जा रहा है, उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, सिस्टोलिक प्रेशर बोलोगे, ठीक है। जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, उस पर जो अप्लाई हो रहा है। और किसी भी हेल्दी पर्सन में वो जो मैक्सिमम प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120 mmHg तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी तरफ आता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब रिलैक्सेशन का फेस हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फेस था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का फेस था। तो जब कॉन्ट्रैक्शन का फेस होगा तो मेन आर्टरी आयोटा पे मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड होगा, और जब रिलैक्सेशन का फेस होगा तो जो आर्टरीज हैं, बाकी आर्टरीज है, उस पर मिनिमम प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। मिनिमम प्रेशर अप्लाई होगा और इस टाइम पर जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई होता है हेल्दी पर्सन में दैट इज 80 mmHg। 80 mm/Hg इतना होना चाहिए रिलैक्सेशन फेस के टाइम। इसको कुछ इस तरीके से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका सिस्टोलिक प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, इसको डायस्टोलिक प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अगर देखें तो इसको हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है। विल टेक अ स्लाइड और यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो आपका S/S सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर इट रिफ्लेक्ट्स द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट व्हेन व्हेन इट पंप्स ब्लड आउट टू द बॉडी, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है, आपको कुछ इस तरीके की रीडिंग दिखाई देगी, 120 है यहाँ पर, और 120 के बाद यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 80 mmHg, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टोलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो 80 है
दैट रिप्रेजेंट्स डायस्टोलिक प्रेशर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायस्टोलिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, जनरली जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो इट राइजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के बाद आपको कभी कभी पेन भी समझ में आता है, बिकॉज हार्ट इज अ मसल, तो आपको समझ में आता है क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर एक्सरसाइज के टाइम पर राइज होता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर है, इट जनरली फॉल्स, या तो ये फॉल होगा, ठीक है, और इट विल रिमेन अनचेंज्ड, तो या तो ये फॉल हो रहा है या फिर इट रिमेन अनचेंज्ड। एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रेडिक्ट्स द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। अगर आपके सिस्टोलिक प्रेशर में एलिवेशन आ रहा है कि थोड़ा सा भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, रिस्क भी काफी होता है। तो जब आप एलिवेटेड बीपी पढ़ते हो ना, तो आपने एक एलिवेशन पढ़ा, तो उस एलिवेशन पर जो एलिवेटेड बीपी कितना हो सकता है आपका, जैसे सिस्टोलिक वाला प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है, 120 से ये कितना जा सकता है, 129 इंक्रीज हो सकता है। 120 से कितना हो गया, 129 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको स्टेज 1 का हाई बीपी का प्रॉब्लम है, स्टेज 1 पर है और उस टाइम पर जो हाई बीपी है, तो उसका जो सिस्टोलिक, और इसको लिख सकते हैं DIA लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है, अगर वो 130 से कितना हो जाए, 139 हो जाए, तो आपको स्टेज 1 का हाई बीपी है, ठीक है। और उस टाइम पर जो डायस्टोलिक है वो भी इंक्रीज ही होगा, 80 से कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसी चीज में आप देख लेते हैं कि स्टेज 2 है, तो स्टेज 2 में क्या होता है, जो आपका सिस्टोलिक, और उसमें भी आपको क्या देखना है, डायस्टोलिक देखना है। अगर 140 या उससे हाई हो जाता है, 140 या उससे हाई हो जाता है, तो स्टेज 2 का हाई ब्लड प्रेशर है आपको। डायस्टोलिक जो है मेनली 90 या 90 से हाई हो जाता है, तो इस पे स्टेज 2 का हाई बीपी है। तो हमने सिस्टोलिक प्रेशर देखा, सिस्टोलिक प्रेशर ये 120 वाला पार्ट है, 80 इतना रहना चाहिए डायस्टोलिक प्रेशर। एलिवेटेड बीपी कब होता है, जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 129 हो जाएगा। स्टेज 1 का हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, जब सिस्टोलिक प्रेशर 130 से 139 हो जाए, एंड डायस्टोलिक विल राइज टू 80 फ्रॉम 80 टू 89। स्टेज 2 का हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक हो सकता है, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक के टाइम पे 140 या उससे हाई हो जाता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो कितना हो जाता है, 90 या उससे हाई हो जाता है, ठीक है। 90 या उससे हाई हो जाता है, ये हमने यहाँ पर चीजें लिखी। इसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग 31% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन में हाई बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है। मीन्स अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम बोल रहे हैं 140 या उससे हाई होगा, तो 140 या उससे हाई है, मतलब कितना ज्यादा डेंजरस है ये, एंड इट कैन लीड टू, इससे ही हाई ब्लड प्रेशर से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, तो स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से आपको हार्ट फेलियर हो सकते हैं, तो हार्ट फेलियर, इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर या किडनी डैमेज भी हो सकता है। अगर इतना बीपी बढ़ रहा है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये कॉज कर सकता है, या फिर क्या हो गया, किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो 1 in 5 यंग एडल्ट इन इंडिया हैव हाई बीपी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद से द लेंसेट करके एक मेडिकल जर्नल है, द लेंसेट, इट इज अ मेडिकल जर्नल, एंड इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये देखा गया, इसका एक डेटा था, तो उसने बताया कि 2016 से 2020 के बीच में ही 75% of India's patients were detected with hypertension and who don't have it under control. ठीक है, 75% ऑफ इंडियाज पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन तो है, बट वो जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हाई बीपी है बट वो कंट्रोल में नहीं है, एंड हाई बीपी कैन डैमेज योर आर्टरीज एंड इट वुड इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन का, ये फ्लो जो है वो ब्लड पर, हार्ट पर कम कर देता है, एंड लीड्स टू हार्ट डिसीज हो जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि अगर और डेटा देखना है, तो 19 CR एडल्ट जो इंडिया में, 19 CR एडल्ट मीन्स हम एज बोल सकते हैं कि 30 to 79 और 80 ईयर्स के जो लोग हैं, उनमें वर अफेक्टेड विथ हाइपरटेंशन। ये 2019 का डेटा देख सकते हैं, और उसके बाद 2020 का तो हमने देख लिया है कि इतने जो एडल्ट्स हैं वो किससे अफेक्टेड थे, हाइपरटेंशन से अफेक्टेड थे। अब हाई बीपी का जो प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम मेनली किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। ओबेसिटी और मेटाबॉलिक ओबेसिटी के बीच में, जहां पर क्या है, ओवरवेट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में,
विच लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट प्रॉब्लम है, ठीक है। जनरली अगर आप BMR देखेंगे तो BMR कैलकुलेट सॉरी ठीक है 18.5, 18.5 का जो 18.5 से 25 होना चाहिए आपका चेक करने के लिए। बट इसमें क्या होता है कि अगर इसके ऊपर गया तो आप क्या हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो वैल्यू ओवरवेट हो जाते हैं, और ओवरवेट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में हाई BP के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे अगर वैल्यूज जाती है तो अंडरवेट होगा, और अगर 25 के ऊपर है तो दैट मीन्स यू आर ओवरवेट, ठीक। ओवरवेट एंड 15 टू 49 ईयर्स के जो एज ग्रुप है अभी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो 15 टू 49 ईयर्स के हैं, मीन्स ये काफी यंगर जनरेशन। आपने देखा होगा आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, तो 15 टू 49 जो ईयर्स का एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा प्रोन है, बिकॉज यंगर जनरेशन आर मोस्ट प्रोन बिकॉज ड्यू टू द फास्ट पेस्ड एंड स्ट्रेसफुल लाइव्स, ठीक है। स्ट्रेसफुल लाइव्स है उनकी काफी, इसलिए दे आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई BP प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो आज चीजें देखी हैं, हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। लाइक हमने हार्ट साउंड के बारे में पढ़ा, हमने एक मैकेनिज्म ऑफ हार्ट की वर्किंग के लिए हमने एक फ्लो चार्ट देखा था। फिर हमने हार्ट साउंड के बाद ब्लड प्रेशर समझा, ठीक है। ब्लड प्रेशर का कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, दैट वी हैव आल्सो सीन टू वेल्व्स थे, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो भी देख लिया हमने, और उसके बाद अभी जो रिमेनिंग चीजें बची वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन हार्ट बीट क्या होता है, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड वन कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, एक बार एक्सपेंशन हो जा रहा है कंप्लीटली, तो उसको कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। हार्ट रेट क्या होता है, जो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज नोन एज हार्ट रेट। जब रेट को मेजर करते हैं तो पर मिनट मेजर करते हैं, एंड 72 हार्ट बीट होती है 1 मिनट में, ठीक है। मेल्स में ये डिफरेंट था कि उनमें 70 से लेकर 72 हो सकता है मेल्स में, और फीमेल्स में हमने देखा था कि 78 से वो कहीं 82 यहाँ पर भी जा सकता है, और फीमेल्स में 60 टू 100 के बीच में भी वेरी कर सकता है। वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नॉर्मल हार्ट बीट होगी, वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या मेनोपॉज की सिचुएशन के टाइम पर ये चेंज भी हो सकता है हार्ट रेट जो है। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, जब एक कॉन्ट्रैक्शन या एक एक्सपेंशन हो रहा है एक बार हार्ट का, तो अमाउंट ऑफ ब्लड पुशेस आउट फ्रॉम द हार्ट इनटू द बॉडी, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था हार्ट बीट क्या है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या एक कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ हार्ट बीट होता है। लेकिन उस एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या कंप्लीट एक्सपेंशन के टाइम पे जितना भी ब्लड आपकी हार्ट से बॉडी में पुश आउट हो रहा है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 70 ml होता है, कि एक बार में इतना ब्लड पुश आउट हो रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट इनटू द बॉडी बाय हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितना जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। 1 मिनट में कितना जा रहा है उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो इसलिए कार्डियक आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला है, हार्ट रेट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 72 आपका हार्ट रेट था, ये 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, इस तरीके से निकालते हैं। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml था, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कि तो क्या वैल्यू आ रही है, 5040 ml जो है आपका कार्डियक आउटपुट हो सकता है। आप हार्ट रेट अगर चेंज हो रहा है तो उससे भी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन एंड इट इज कॉज्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अभी भी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, एंड दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर गोइंग टू कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you guys, and we are going to meet in the next lecture.